So is it a love? Yeah, is it a love? Yeah, I can even focus on sleep. Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. So, my dear students, how are you? I hope you are doing very well. Now we will discuss the explanation of this poem Because I Could Not Stop for Death, written by Emily Dickinson. यहाँ पर आज हम जिस पोएम को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपसे डेथ के बारे में क्या कहा जा रहा है। आपसे अगर हम इसकी हिंदी करें तो बोला जा रहा है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, मृत्यु के लिए मैं नहीं रुक सकता। तो क्योंकि मैं मृत्यु के लिए नहीं रुक पाऊंगा, समझ में आया? या मैं नहीं रुक सकता। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि जो हमारे राइटर यानी कि जो हमारे पोएट हैं जिनका नाम है एमिली डिकिंसन, उन्होंने इस पोएम को बहुत ही डीप इमोशन के साथ लिखा है। वो डीप इमोशन उनको अटैच्ड कर रहे हैं डेथ के साथ में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ लोग क्या होता है कि मौत से बहुत ज़्यादा डरते हैं, कुछ लोग मौत को एकदम फ्रेंड समझते हैं और कुछ लोग मौत को करेजियस का सिंबल मानते हैं, यानी वो बहादुर हैं इसलिए मौत का सामना करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि मौत के बाद तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है इसलिए मौत बिल्कुल भी बुरी नहीं है। और कुछ लोग मौत से इतना ज़्यादा डरते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर के जो हमारे पोएट हैं एमिली डिकिंसन, उन्होंने मौत को बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते हुए यहाँ पर हमें प्रेज़ेंट किया है। यानी डेथ जो है एमिली डिकिंसन के साथ में वो फ्रेंडली बिहेव कर रही है और साथ ही उन्हें मौत से अपनी बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस मौत के बाद ही तो मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, जो मैं एक नई जगह पर जाऊँगा और साथ ही उस जगह को लेकर के उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो आज की ये पोएम हम आपको जैसा कि समझा चुके हैं, पूरी तरीके से बेस्ड है डेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम इसमें पढ़ेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, एमिली डिकिंसन के, जो कि हमारे राइटर हैं या जो कि हमारे पोएट हैं, जिन्होंने मौत को लेकर के बहुत ही अच्छी तरीके से अपने डीप इमोशंस हमारे सामने रखे हैं। क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में पूछा जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि एक्सप्लेन द क्रिटिकल एनालिसिस पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखी गई ये पोएम, इसका आप क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। ठीक। दूसरी तरह से क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द समरी और थीम पोएम, यानी कि इस पोएम की समरी या थीम क्या है, उसकी व्याख्या करिए। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिकिंसन, पोएम का नाम और साथ ही हमारे राइटर, बस आप इसको फोकस करिएगा इस टॉपिक को और इसी तरह अपने आंसर को नोट डाउन करते जाइए। अब यहाँ पर देखिए, इस पिक को लगाने का मकसद यही है ताकि आप ये समझ पाएँ कि हम जो बात कर रहे हैं वो है किस कंटेंट से रिलेटेड। तो कंटेंट हमारा अगर हम देखें तो क्या है, हमारा सेंट्रल आइडिया डेथ है, और डेथ भी कैसी है एमिली डिकिंसन के लिए, बहुत ही फ्रेंडली डेथ है। वो इसको कहीं से भी अपनी ज़िंदगी में रुकावट नहीं मानते हैं, बल्कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत वो इसको मान करके चल रहे हैं। आंसर की शुरुआत जैसा कि हम करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिएगा ताकि आपको लिखते हुए भी अच्छा लगे और एग्जामिनर को चेक करते हुए अच्छा लगे। ओके। इंट्रोडक्शन। दिस पोएम इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ एमिली डिकिंसन। ये पोएम अपने आप में एक बहुत ही फेमस वर्क है एमिली डिकिंसन का, वेयर शी प्रेजेंट्स डेथ इन ए यूनिक एंड फिलोसफिकल मैनर। जहाँ पर वह प्रस्तुत करती हैं मृत्यु के बारे में। वो उनके लिए ये मृत्यु क्या है, उनके लिए मृत्यु एक बहुत ही यूनिक चीज़ है और साथ ही फिलोसफिकल मैनर यानी कि दर्शन शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस डेथ को देखती हैं। तो उन्होंने हमारे सामने डेथ को प्रेजेंट किया है यूनिक एंड फिलोसफिकल मैनर में। इंस्टेड ऑफ फियर डेथ इज शोन एज काम, जेंटल एंड इनवाइटेबल। और इसके अलावा उन्होंने कहा, इसके अलावा मैंने आपसे शुरुआत में ही बताया था ना कि उन्हें बिल्कुल मौत से डर नहीं लगता। इसके अतिरिक्त उनका ये डर मौत को लेकर के बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो डेथ को दिखा रही हैं बहुत ही शांत, बहुत ही सज्जन तरीके से, शांत, सज्जन और एक नए जीवन की शुरुआत। तो क्या है ये, कहीं न कहीं वो मौत को बहुत ही शांति प्रिय मानती हैं, एक जेंटल तरीके से मानती हैं और इनवाइटेबल मानती हैं। तो हमारी जो पोएटिस हैं यानी जिनका नाम है एमिली डिकिंसन, उन्होंने मौत का एक अलग ही पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखने की कोशिश की है, अपने रीडर के सामने रखने की कोशिश की है।
समरी की बात कर लेते हैं। समरी में वो क्या कह रही है। द स्पीकर narrates her journey with death, who appears as a kind and polite gentleman। अब वो खुद को स्पीकर यानी कि वो एक ऐसा स्पीकर बनी हुई है जो एमिली डिकिंसन है, जो बता रही है अपनी मौत के बारे में, और साथ ही वो एक नैरेटिव क्रिएट कर रही है, यानी उन्होंने एक नैरेट्स करने यानी अपनी उस कहानी को बताने की कोशिश की जब वो मौत के साथ थी। स्पीकर नैरेट्स करती हैं उस जर्नी को जब वो मौत के साथ थी। वो अपीयर्स एज ए काइंड, उन्हें तो वो बहुत ज्यादा दयालु लगी, साथ ही उन्हें वो पोलाइट जेंटलमैन की तरह लगा, यानी कि जो हमारी एमिली डिकिंसन है उनको मौत के साथ की जो जर्नी थी उसको उन्होंने नरेट किया है यहाँ पर, और जिसे उन्होंने प्रकट किया है एक बहुत ही दयालु और एक बहुत ही नरम दिल इंसान के तौर पर, बहुत ही सज्जन व्यक्ति के तौर पर। सिंस शी वॉज टू बिजी इन लाइफ, ये वो समय था जब वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा बिजी थी। डेथ स्टॉप्स फॉर हर एंड टेक्स हर इन ए कैरेज अलोंग विद इमॉर्टलिटी। अचानक से मृत्यु ने आकर उनको रोका और वो उन्हें अपने साथ ले गई, और वो उन्हें लेने के लिए जब अपने साथ आई तो उसके साथ में इमॉर्टलिटी भी थी, यानी अमरता भी थी। तो मौत के साथ में और क्या थी, अमरता भी थी, जो उन्हें अपने साथ लेने के लिए आई। अब जबकि वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी थी तो मौत ने आकर उनको रोका, साथ ही वो ले जाने लगी जब उनको साथ में, तो उन्होंने देखा कि उसके साथ इमॉर्टलिटी भी है, यानी अमरता भी है। During the journey, they pass through scenes representing different stages of life। इस जर्नी के दौरान जब वो मौत के साथ और अमरता के साथ जा रही थी तो वो बहुत अलग अलग जगहों से गुजरी, जिनमें से कुछ जगह या एक कुछ सीन उनके उन्होंने जो रिप्रेजेंट किए वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ के थे। यानी जब वो उन दृश्यों को देख रही थी तो उन्होंने देखा कि उनकी ही जिंदगी के कुछ अलग अलग स्टेजेस थे जो उन्होंने साथ में चलते हुए देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्डहुड, उन्होंने अपना बचपन देखा। बचपन कब होता है इंसान का, जब वो स्कूल में होता है। एडल्टहुड देखा, अपनी जवानी के दिन देखे। फ्रेंड्स ऑफ ग्रेन, उन्होंने देखा जैसे एक फसल उगती है। एंड ओल्ड एज, और साथ ही उन्होंने अपने बुढ़ापे की उम्र को देखा। सेटिंग सन, उन्होंने देखा सूरज को छुपते हुए। तो ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी रूटीन लाइफ में देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो स्कूल एज में होता है तो उसका चाइल्डहुड होता है, इट मीन्स उसका बचपन होता है। एडल्टहुड में जब वो बच्चा जवान हो जाता है तो वो एकदम खड़ी फसल की तरह होता है, फील्ड्स ऑफ ग्रेन। ओके। और जब वो बुढ़ापे की तरफ होता है एंड ओल्ड ओल्ड एज, सेटिंग सन, बिल्कुल डूबते सूरज की तरह। कितना अच्छा फिलोसफिकल मैनर है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। फाइनली दे रीच ए ग्रेव, और अंततः वो फिर पहुंच गई कब्र के पास या कब्र में। डेस्क्राइब एज ए हाउस, वो वहां पर व्याख्या करती है उस कब्र की एक घर की माने, यानी वो घर कैसा था, वो बिल्कुल घर की तरह। वो घर जो था, जो कब्र उनको जहां पर वो पहुंची कब्र के पास में, वो तीनों लोग पहुंचे। कौन कौन पहुंचा, डेथ भी, इमोर्टेलिटी भी, और साथ ही हमारी जो स्पीकर है। ये तीनों लोग कहाँ पहुंचे, कब्र के पास पहुंचे, लेकिन वो कब्र की व्याख्या बिल्कुल घर से करती हैं। द जर्नी देन कंटिन्यूज टुवर्ड एटर्निटी, शोइंग दैट डेथ इज नॉट एन एंड बट ए ट्रांजिशन। ये यात्रा उनकी लगातार जारी रही, मगर ये यात्रा जो जारी थी वो अनंत थी, इटर्निटी की तरफ थी। शोइंग दैट डेथ, वो अपनी डेथ को उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि ये अंत नहीं था, बल्कि ये तो ट्रांजिशन था, एक रूप से दूसरे रूप में जाने का। यानी मौत जो है वो इंसान का अंत नहीं होती, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का माध्यम होती है। ठीक है, ये था आपका। अगर हम बात करें हमारी समरी की, तो ये आपकी समरी थी इस लॉन्ग क्वेश्चन की। आप देख भी रहे होंगे जब इंसान मरता है तो किस तरह और कैसी कैसी चीज़ें उसके सामने से, उसकी आंखों से होकर के गुजरती हैं। उस वक्त डरना नहीं है, बल्कि उसे फ्रेंडली बिहेव दिखना, उसको जो है दिखाना है। बात आती है थीम की। अब हम इस क्वेश्चन को, थीम को अपने अच्छे से लर्न करेंगे। द सेंट्रल थीम इज द इमॉर्टेबिलिटी एंड पीसफुल नेचर ऑफ डेथ। इस सेंट्रल थीम हमारी इसकी क्या है, जो हमारी पोयम है डेथ वाली। तो इस डेथ की जो अगर हम इस पोयम की सेंट्रल थीम की बात करें तो वो एक इनवर्टिबिलिटी है, और साथ ही एक शांतिपूर्वक नेचर है डेथ की। डेथ अपने आप में इनवाइटेबल है और पीसफुल नेचर रखती है। डिकिंसन प्रेजेंट डेथ एज ए नेचुरल प्रोसेस, नॉट समथिंग फ्राइटनिंग। डिकिंसन प्रेजेंट करती हैं डेथ को एक नेचुरल प्रोसेस की तरह। भाई ये तो सबको आनी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एक को आए और सबको ना आए। तो एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो सबके साथ होना है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहती है कि ये कोई भी डरावनी चीज नहीं है, मतलब इससे डर के नहीं रहना है। द poem also explores immortality, suggesting that the soul lives on forever another। ओके, फुल स्टॉप तक पहले देख लेते हैं।
द पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर्स, आगे यह कविता खुलती है आगे चलकर अमरता की तरफ। वो सजेस्ट करती है कि आत्मा तो हमेशा जिंदा रहती है, आत्मा तो कभी नहीं मरती। तो इसका मतलब क्या है कि आत्मा अमर होती है, और ये हम अपने शास्त्रों में भी पढ़ते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा इमॉर्टलिटी लिए हुए है, मतलब वो तो अमर है, शरीर ही तो नष्ट होता है ना संसार में, आत्मा तो हमेशा अमर रहती है। तो ये पोएम भी आगे इसी चीज को एक्सप्लोर करते हुए दिखाती है कि अमरता इंसान के रूप में अगर हम देखें तो जब हम मर जाते हैं तो बाद में अमरता बनी रहती है, क्योंकि हमारी सोल कभी नहीं मरती। अनदर थीम इज द पैसेज ऑफ टाइम, ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट बट इटर्निटी इज एंडलेस। साथ ही ये थीम पूरी तरीके से टाइम के जो पैसेज ऑफ टाइम को दिखाती है, यानी ह्यूमन लाइफ अपने आप में बहुत छोटी है, लेकिन अगर हम देखें तो मरने के बाद वही ह्यूमन लाइफ यानी सोल की जो लाइफ है वो अनंत है, एंडलेस है, इंफिनिटी है, उसमें अमरता भी है, साथ ही अनंतता भी है। और एक ह्यूमन लाइफ तो अगर हम अपनी ज़िंदगी की बात करें, इस दुनिया में ज़िंदगी की बात करें, तो दुनिया में ज़िंदगी तो बहुत छोटी-सी है, यानी आप इस दुनिया में तो बहुत कम समय के लिए रहेंगे। लेकिन जब आप मर जाते हैं, आपकी सोल एनवायरनमेंट में जाती है, तो वो एक इटर्निटी और एंडलेस के साथ में रहती है। ये थी इसकी थीम। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस की। Critical analysis. Critically, the poem is a perfect example of Dickinson's unique style, combining simplicity with deep meaning. आलोचनात्मक रूप में देखा जाए तो ये पोयम अपने आप में एक परफेक्ट एग्जाम्पल है डिकिंसन के यूनिक स्टाइल का, जिसमें उन्होंने साधारणता, सिंप्लिसिटी, सादगी को एक बहुत ही गहरे मीनिंग के साथ कंबाइन किया है। द personification of death as a courteous suitor challenges traditional views of death as terrifying. उन्होंने डेथ को पूरी तरह जीवित दिखाया है, यानी डेथ को एक मानव का रूप देकर के बात की। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह मानव का रूप लिए हुए है, कॉर्टियस शूटर है, चैलेंजेस ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ डेथ एज टेरिफाइंग। जितना कि लोग डरते थे, उसको डर का माध्यम मानते थे डेथ को, उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया, उसका ट्रेडिशनल व्यूज चेंज कर दिया। और साथ ही उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि नहीं, इसका सामना तो बल्कि हमें बहुत बहादुरी के साथ करना चाहिए, एक अच्छे सिपाही की तरह करना चाहिए। The imagery of the journey reflects the stages of life, making the poem symbolic and philosophical. Imagery of the journey, यात्रा की जो कल्पना दिखाई गई है, स्टार्टिंग में ही हमने देखा था ना समरी में कि किस तरह वो यात्रा कर रही है, किसके साथ में, डेथ के साथ में और प्लस इमॉर्टलिटी के साथ में। तो यात्रा की जो ये कल्पना थी वो अपने आप में उसकी लाइफ के जो स्टेजेस दिखाए गए, उनका रिफ्लेक्शन जो दिखाया गया, वो इस पोएम को और भी ज़्यादा सिंबॉलिक और फिलोसफिकल दिखाता है। The slow pace and calm tone create a sense of acceptance and reflection. ये बहुत ही धीमी और बहुत ही शांति प्रिय टोन के साथ में कही गई पोयम है, जिसके जो हमारे सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस है, यानी कि जो स्वीकार करने की जो हमारी संवेदनाएं हैं, वो इसे बहुत ही आराम से स्वीकार भी करती है और इसके रिफ्लेक्शन को से भी प्रभावित होती है। कोई भी मनुष्य इस कविता से प्रभावित भी होगा और साथ ही इसके सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट भी करेगा। बहुत ही शांति प्रिय टोन में कही गई ये पूरी पोयम है। The poem also uses irony as the speaker feels safe with death, which is usually feared. ये पोयम ये भी दिखाती है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये पोयम अपने आप में एक आयरनी का यूज भी करती है और स्पीकर हमें फील कराता है डेथ के साथ में एकदम सुरक्षित। वो इसे डर की तरह नहीं लेता या वो इसको डर के माध्यम नहीं बनाता डेथ को, बल्कि जो हमारा पॉइंट है, जो हमारी पॉइंटेस हैं, वो कहने की कोशिश करती हैं कि डेथ के साथ आप एकदम से सेफ फील करो, क्योंकि आप उसके साथ सेफ हो और आपको उससे डरना नहीं है। ओके, कंक्लूजन। द पोएम प्रेजेंट डेथ एज ए जेंटल ट्रांजिशन फ्रॉम लाइफ टू इटर्निटी। पोयम पूरी तरह प्रस्तुत करती है डेथ की उस जेंटल की उस सादगी को, जिसमें एक रूप से दूसरे रूप में जीवन जाता है, और वो रूप क्या है, अनंत रूप है। ट्रांजिशन फ्रॉम लाइफ टू इटर्निटी, यानी जीवन का ट्रांजिशन एक जगह से दूसरी जगह, और दूसरी जगह क्या है, वो अनंत है। रिवीलिंग डिकन्सन्स डीप इंसाइट इनटू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। डिकिंसन ने यहाँ बहुत ही गहरी सूझबूझ के साथ में रिवील किया है, यानी प्रकट किया है एक मनुष्य के अस्तित्व को, मनुष्य के अस्तित्व को एक बड़ी ही गहरी समझ के साथ में एमिली डिकिंसन ने यहाँ प्रकट करने की कोशिश की। उन्हें लाइफ के ट्रांजिशन की बात की है, लाइफ का ट्रांजिशन हो रहा है एटर्निटी की तरफ, तो एटर्निटी मतलब अनंतता की तरफ। इसको बहुत ही जेंटल मैनर के साथ में हमारी जो पार्टिस्ट थी उन्होंने प्रेजेंट किया है, और डेथ के साथ किस तरीके से डील करना है, सही मायनों में तो डिकन्सन ने हमें ये सिखाया है।
ओके, तो ये थी हमारी पोएम। और क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा करके पूछा जाए, कितना भी टिपिकल तरीके या कॉम्प्लेक्स मैनर में पूछा जाए, और लेकिन आपको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इजी वे में समझना है और इसी तरह से आप क्वेश्चन को करिएगा। क्रिटिकल एनालिसिस आ जाएगा तो भी आपका जो ये आंसर है ये आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। क्वेश्चन अगर थीम या समरी से पूछा जाए तो भी आप इसका आंसर यही लिखिएगा। आप अपने आप में एक बहुत ही कंप्लीट आंसर दे रहे हैं, इस बात को यकीन मानिए, और एक अच्छा स्कोर आप अचीव करेंगे अगर इस तरह से अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। इसी बात पर अब जल्दी से जाने से पहले, वीडियो को छोड़ने से पहले, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियो लेकर के अपलोड करते रहें। ओके? चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, जो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएगा। वैसे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। बाय बाय।